हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से हम पढ़ रहे हैं दो बैलों की कथा। प्रीवियस लेक्चर में आपने इसके शब्दार्थ पढ़े, चैप्टर को हमने कंप्लीट किया, सारांश हमने इस चैप्टर का पढ़ा और आज की क्लास में इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो आइए इनके कुछ शब्दार्थ आप पहले लिख लीजिएगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो इन शब्दार्थों को लिख लें। तो जो आपका दो बैलों की कथा है, ये जो है आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से ली गई है। इस कथा में आपको क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, ये हमने आपको कल की क्लास में बताया। साथ में ये दो बैलों की ही कथा नहीं है, बल्कि ये दो बैल हमें साहस से काम करना, संघर्ष करना और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किस प्रकार से किया जाता है, ये यहाँ पर ये दो बैल हमें सिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द अर्थ थे, जैसे निरापद, सुरक्षित, पछाई। पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है जो कि हीरा और मोती। यहाँ पर इस चैप्टर में पछाई जाति के दो पशु हैं। गोई यानी कि जोड़ी, कुलेले, क्रीड़ा। तो हीरा और मोती जो है जब बड़े खुश होते थे तो वो उलेले करते थे, यानी क्रीड़ा करते थे, खेल करते थे। विषाद यानी कि उदासी, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। पगहिया पशु बांधने की रस्सी, पगहिया यानी कि पशु बांधने की एक रस्सी है जिसको पगहिया कहा जाया गया है यहाँ पर इस चैप्टर में। तो ये होती है जिसके द्वारा पशुओं को बांधा जाता है। तो उनके गले के आकार का एक प्रकार से रस्सी होती है और एक लंबा उसको खींचने के लिए होता है जिसको जो है खूंटी से बांधा जाता है। तो ये होता है आपका पगहिया। गराव एक फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। ठीक है, चलिए। टिटकार मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। ठीक है, इसको पूरा लॉ लिख ले। मुंह से निकलने वाला टिक टिक का जो शब्द है उसे टिटकार। मसहलत हितकर, लगेदना यानी कि खदेड़ना, साबिका वास्ता या सरोकार, कांजी हाउस मवेशी खाना, जहाँ पे आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, कैद किया जाता है, इसे कहा जाता है कांजी हाउस। रेवड़ यानी कि पशुओं का एक झुंड। थान पशुओं की बांधे जाने की जगह, जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, आगे से उनको चारा डालने के लिए बनाया जाता है और पशुओं को वहां बांधने के लिए खूंटी वगैरह होती है। तो ये थान कहलाता है। उत्साह यानी कि उत्सव या आनंद। तो जिन भी बच्चों ने नहीं लिखा था प्रीवियस लेक्चर में वो यहाँ से लिख लें। अब देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न हम कर चुके थे, पहला और दूसरा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस है, उसमें कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जब हीरा और मोती दोनों रात में विद्रोह के कारण उस दीवार को तोड़ने की उन दोनों ने सलाह की और हीरा ने यहाँ पर दीवार को तोड़ा, लेकिन इतने में वहां पर जो चौकीदार है जो पशुओं की हाजिरी लगाता है वो आ गया। तो वो हाजिरी क्यों लगाई जाती है पशुओं की। ठीक है, तो इसको आप प्रश्न को नोट डाउन करें। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों लगाई जाती है। तो देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है या ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों की भी उपस्थिति होती है। जब आपकी प्रेयर होती है उसके बाद
आपकी क्लास की, आपके स्कूल की, सबकी अटेंडेंस होती है, हर क्लास की अटेंडेंस ली जाती है, ये पता करने के लिए कि कितने बच्चे अब्सेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वहां पर जो कांजी हाउस है उसमें भी पशुओं की हाजिरी ली जाती थी, ताकि ये पता चले कि पशुओं की जितनी संख्या है कहीं कोई भाग तो नहीं गया। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है उनकी हाजिरी लगाई जाती थी। तो इसको आप लिख लीजिएगा। या फिर क्योंकि उन पे जो है उस कांजी हाउस में बड़ा अत्याचार होता था, खाना, भूसा, दाना, पानी उन जानवरों को नहीं दिया जाता था, तो बेचारों की जो हालत है वो बड़े बहुत बुरी थी। क्योंकि जब हीरा और मोती वहां गए तो उनको पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिया गया, तो सभी बड़े कमजोर थे। तो अब भूख के मारे कोई मर भी सकता है, तो इसलिए जो है उनकी हाजिरी लगाई जाती। तो प्रश्न का उत्तर लिखें कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। प्रश्न नंबर 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो छोटी बच्ची थी उसको उन दोनों बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया? जब हीरा और मोती गया के घर गए तो एक पहली बार में वो दोनों ही वहां से भाग आए और जूरी के घर में आ गए, यानी कि अपने घर में वो आ गए। लेकिन इस पर जो है गया और जूरी की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। दोनों फिर जो है उसको वहां पर गया के घर लेके जाते हैं। अब जो है गया उनके साथ अत्याचार करता है, वो दिन भर उनको जोतता है और शाम को सूखा चारा देता है। तो इस पर जो है वो छोटी सी बच्ची उन दोनों के लिए जो है दूध रोटियां हर दिन रात को वो लेके आती थी। तो उसको जो है उन बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया? ठीक है, चलिए प्रश्न लिखेंगे। तो देखिए वो जो छोटी सी बच्ची थी वो, उसकी माँ मर चुकी थी और वो जो है उसकी जो सौतेली माँ थी वो उस छोटी सी बच्ची के साथ वही व्यवहार करती थी जो गया उन दोनों बैलों के साथ, हीरा और मोती के साथ किया करता था। तो दोनों में जो है एक आत्मीयता, जो आत्मीय संबंध बन गया था। क्योंकि जो स्थिति से जो है वो छोटी सी लड़की गुजर रही थी, उसी स्थिति से हीरा और मोती भी गुजर रहे थे। तो उसके साथ भी यही बर्ताव होता था, इसलिए जो है उसमें एक अपनापन सा उसे उन दोनों बैलों में लगा। और वो जो है हर दिन रात को क्या करती थी, उन दोनों के लिए एक एक रोटी दे देती थी। इससे उन दोनों का पेट तो नहीं भरता था, लेकिन उनका मन भर जाता था। उस बच्ची के प्यार को देखकर उन दोनों बैलों का मन भर जाता था। तो देखिए उसकी माँ नहीं थी, सौतेली माँ उसके साथ जो है बड़ा बुरा बर्ताव करती थी, उसको मारती पीटती थी। तो देखिए माँ के बिछुड़ने का दर्द वो जानती थी, इसलिए जब हीरा और मोती की व्यथा उसने देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। क्योंकि देखो एक दिन पहले हीरा और मोती को जब पहली दिन कहाँ से, जूरी के घर से गया के घर ले जाया गया, हीरा और मोती एक रात भी वहां नहीं टिके, वो तुरंत से अपने घर झूरी के घर चले गए। अगले दिन झूरी की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया कि ये काम करने के बजाय यहाँ पहुंच गए। तो वो फिर से उनको सूखा चारा देती है और फिर से गया के घर में भेज देती है। अब इसके इनके साथ वहां पर बहुत बुरा बर्ताव होता है, दिन भर काम कराया जाता है और रात को उनको भूसा, वो भी सूखा भूसा दिया जाता था। उसके विपरीत जो गया के अपने बैल थे उनको अच्छा दाना दिया जाता था। तो हीरा और मोती को जो है ये उनका अपमान लगा, इसलिए कुछ दिनों तक तो उन्होंने वो सूखा चारा देखा भी नहीं। ठीक है, लेकिन जब वो छोटी सी बच्ची उन दोनों के लिए रोटी लाई तो उनका मन भर गया और वो जो है उस बच्ची के प्रेम को देख करके जो है वो जो है वहां पर रहा करते थे। चलिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? देखिए इस कहानी में बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने ये दो बैलों की कथा के माध्यम से जो है कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? चलिए प्रश्न लिखेंगे। इस कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए?
चलिए उत्तर लिखेंगे। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सबसे पहले ये हीरा और मोती यानी कि दो बैलों की जो कथा है वो हमें ये नीति बताती है कि विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। कहा जाता है सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति, आपत्ति और मुसीबत के समय अपने मित्र के साथ रहता है, उसका साथ देता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है, वही सच्चा मित्र है। तो यहाँ पर आप देखिए पहली बार में मोती जब मटर की खली खेत में जो है फंस गया था, वहां पर वहां के मालिक ने उसे पकड़ लिया था, हीरा जबकि भाग चुका था। अब देखिए कितना अंतर यहाँ पर। प्रेमचंद जी हमें क्या बताना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। हम इंसान होते तो शायद एक बार के लिए ये सोचते कि वहां से भाग जाए, खुद को हम जो है नहीं फंसाते वहां। लेकिन हीरा ने मोती को फंसा हुआ देख करके, वो जबकि भाग चुका था, लेकिन वो फिर भी वापस आया और उसने जो है खुद को भी जो है उस मालिक के हवाले कर दिया। किसके लिए? अपने दोस्त मोती के लिए। ठीक है। इसके बाद जब हीरा ने दीवार तोड़ी, वहां का जो रखवाला था वो आया, उसने हीरा को बहुत पीटा और उसको मोटी रस्सी से वहां बांध दिया। मोती ने जब दीवार तोड़ी तो सभी जानवर भाग गए, लेकिन मोती वहां से नहीं भागा क्योंकि हीरा कैद था। ठीक है। इसके बाद दोनों को कसाईयों के पास भेजा गया। तो ये दोनों बैल हमें, बैल का मतलब यहाँ प्रेमचंद जी हमें सिखाते हैं, ये चीज हमें बताते हैं, ये सीख है हमारे लिए कि अपने मित्र की आपको हमेशा मदद करनी चाहिए। ये मित्र के लिए नहीं, ये सभी के लिए है जो आपके आसपास हैं, जिसके आप संपर्क में रहते हैं, आपकी सोसाइटी में आप रहते हैं, आप जिस भी फैमिली में रहते हैं। आप सुख में साथ दें न दें, आप दुख में हमेशा अपने पास पड़ोस में जो भी आपके साथ है, मित्र का तो आप देंगे ही, साथ में आपके आसपास जो भी विपत्ति में है, हमेशा हमें एक मानवता का जो धर्म है, सबसे ऊपर है हमारा मानवता का धर्म। ठीक है। मानव धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है और यही चीज हमें अपनानी भी चाहिए कि जो भी विपत्ति में है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, जो भी हमारे सामर्थ्य में है हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो इसके माध्यम से यहाँ पर प्रेमचंद जी दो बैलों के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि विपत्ति के समय में हमेशा मित्र की तो करनी ही चाहिए। साथ में ये कहूंगी आपके आसपास जो भी विपत्ति में है आप उनकी जरूर मदद कीजिएगा, क्योंकि मानवता का जो धर्म है वो सबसे ऊपर है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो यही धर्म हमें अपनाना चाहिए, बाकी हमें कोई धर्म भेद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हीरा और मोती के माध्यम से इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि एक मित्र की आपको हमेशा सहायता करनी चाहिए विपत्ति के समय पर खासकर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। देखिए हीरा और मोती जब गया के घर में गए तो उनको वहां पर सूखा चारा दिया गया, खाने के लिए नहीं दिया गया, और इसका जो है अपमान और ये उन्हें जो है एक प्रकार से गुलामी की जो है वो यहाँ पर महसूस कर रहे थे दोनों हीरा और मोती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस गुलामी से आजाद होने के लिए वे सजग हुए और उन्होंने संघर्ष किया और वे सफल भी हुए। हीरा और मोती ने क्या कहा कि अब ये हमसे नहीं सहा जाएगा। दोनों ने सांठगांठ की, दोनों ने प्लान बनाया और दोनों ने वहां से भागने का की, वहां से दोनों ने आपस में ये प्लान बनाया और वो दोनों वहां से इसमें सफल भी हुए और अंततः वे अपने मंजिल, अपने घर पहुंच गए। ठीक है। तो देखिए आजादी के लिए आपको हमेशा ही सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। ठीक है। साथ में अपने समुदाय के लिए, अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार समुदाय के लिए हम जो है अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किसी समुदाय के हितों का जो है क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यानी कि अगर हमारा व्यक्तिगत लाभ किसी चीज में हो रहा है तो सबसे पहले हम अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हैं, ना कि पूरे समुदाय। देखिए समुदाय में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए या निजी काम के लिए यदि आप हमें किसी समुदाय की जो है बुराई करनी पड़ रही है या हमारे काम से जो है किसी समुदाय को जो है बुरा हो रहा है, तो हम जो है उसके लिए अपना ही स्वार्थ देखते हैं।
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब इसका मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे आपकी सोसाइटी में किसी पर रात को विपत्ति आ गई, है ना, कोई बीमार है और हमें जो है रात को तो सबको नींद आती है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि छोड़ो ना, कैसे रहने दो, खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस समुदाय या आपके जो पास पड़ोस में है उनके लिए अपना जो है निजी स्वार्थ देखा, और यदि वहां पर हम अपने आराम को छोड़ करके उनकी मदद करें, तो यही यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि अपने समुदाय के लिए अपने हितों का हमें त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा जो है कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, देखिए आजादी क्या है, बहुत बड़ा मूल्य है, और इसके लिए हमें जो बड़ा कष्ट है वो उठाने को तैयार रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमारी आजादी के लिए क्या किया है, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो उन्होंने संघर्ष किया, तब जाकर के हम आज आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। यदि वो संघर्ष ना करते तो आज हम भी गुलाम होते, और आगे की जो हमारी पीढ़ी है वो भी गुलाम होती। तो हमें जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है और इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चलिए इन पॉइंट्स को लिखिएगा। पहला पॉइंट है कि विपत्ति के समय आपको हमेशा अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, और आजादी के लिए हमेशा आपको सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है और इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चलिए लिखते रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 और डाउन करें। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। जब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेमचंद जी ने क्या कहा कि गधा जो है सबसे बुद्धिहीन प्राणियों में गिना जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर गधे को क्या कहा कि हम मनुष्य जो है, गधे की जो सहनशीलता है वो क्या करता है, वो सुख दुख लाभ हानि जो भी उसके लिए दिया जाता है वो रूखा सूखा वो सब खा लेता है, और उसका जो है हमेशा वो एक जैसा होता है, उसके लिए जो है कभी वो विद्रोह नहीं करता है अपने लिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, गधे की जो व्यवहार है, गधा जिस प्रकार की मानसिकता है वो क्या करता है, उसमें सहनशीलता है, और ऐसी ही सहनशीलता, ऐसे ही गुण ऋषि मुनियों में होते हैं, प्रेमचंद जी ने ये कहा। और हम उसे सबसे मूर्ख की कैटेगरी में रख देते हैं कि गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी है, क्योंकि वो अपने लिए कभी विद्रोह नहीं करता है, वो अपने लिए कुछ मांगता नहीं है, जितना उससे हम काम कराएं वो चुपचाप कर लेता है, जितना हम उसके साथ जो है क्या करें, मारपीट करें, वो चुपचाप उसे सह लेता है। तो वास्तव में यहाँ पर लेखक ने बताया कि ये जो गुण है ये ऋषि मुनियों का गुण है, लेकिन फिर भी हम उस गधे के स्वभाव को, उसकी विशेषता को हम क्या करते हैं, उसे बुद्धिहीन, उसे मंद बुद्धि हम कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये रूढ़ अर्थ है ना, मूर्ख का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए कि गधा सबसे मूर्ख है। ठीक है, उसे किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक है, यही बात उन्होंने भी कही कि प्रेमचंद्र ने गधे की सहनशीलता, उसके सीधेपन, सबसे सीधा प्राणी है, क्रोध न करने, हानि लाभ सुख दुख समान रहने आदि गुणों के आधार पर, इसको समान नहीं, ये समान कर दीजिए, समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी जो है उन्होंने करार दिया है, जो कि बहुत अधिक जो है सीधेपन के कारण जो है
सम्मान के पत्र नहीं समझा जाता है। सम्मान के पत्र, सम्मान का पात्र उसे नहीं समझा जाता है। किसे? गधे को, क्योंकि वो बहुत सीधा है। और यही स्थिति हमारे समाज की भी है। प्रेमचंद जी ने क्या कहा, जहां यहाँ पर जो है हमें क्या समझा जाता है, प्राणियों में हम सबसे ज्यादा, जानवरों में सबसे जो है सीधा किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं, गधे को कहते हैं। यही हमारे समाज की स्थिति है। समाज में जो भी सीधा होगा, जो जिसके अंदर सहनशीलता होगी, जो अपने लिए विद्रोह नहीं करेगा, उसके साथ भी हम यही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समाज की मानसिकता है। ठीक है, ये हमें यहाँ लेखक बता रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। तो उन्होंने क्या कहा है कि गधे में जो है सहनशीलता है, उसमें सीधापन है, उसमें क्रोध न करने की जो है उसका गुण है, वो लाभ और हानि, सुख दुख, वो जो है सम्मान रहने की, सम्मान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर हमें संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है उसे, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान का जो है पात्र नहीं समझा जाता। ठीक है, सम्मान का पात्र लिख लीजिएगा इसे। और ये का है, सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता है, क्योंकि हम उसे बहुत सीधा समझते हैं, और है वो बहुत सीधा, क्योंकि वो जो है सहनशीलता है उसके अंदर। आप जितना काम करा लो वो करता रहेगा, आप उसके साथ जो है वो, उसको न कभी क्रोध आता है, उसको आप रूखा सूखा दें चाहे अच्छा दें, हमेशा ही उसकी स्थिति जो है एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।